Jai Hind दोस्तों. First of all, I want to apologize to everyone that I am posting these videos quite late now. It is all because some renovations which is going on at my place, whitewash and everything, so everything was in chaos. Anyways, we are back on track. अब मैं आपको डेली कुछ ना कुछ वीडियोस लेके आऊँगा. आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ये करंट अफेयर वीडियो के साथ-साथ मैं आपके लिए अपनी जो रेगुलर सीरीज़ है 1000 स्टेप्स टू योर यूनिफॉर्म, ये सीरीज़ भी मैं आपके लिए लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पर हम जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे अपने एग्जाम्स के लिए विद एक्सप्लेनेशन. ठीक है, सो एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज मैं आपके लिए लॉन्च करने वाला हूँ. बहुत जल्द इसकी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा. साथ में अभी मैं ये सितंबर मंथ का करंट अफेयर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ. अगस्त मंथ का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं वो सारी वीडियोस को. सो इस मंथ भी हम सारे करंट अफेयर को एनालाइज करेंगे एंड ये लास्ट मंथ होगा जब मैं इसको फ्री कोर्स के तहत मैं आपको ये दूंगा. इसके बाद ये जो करंट अफेयर की वीडियोस होंगी ये पेड कोर्स में मैं लॉन्च करूंगा. सो गाइस, यहाँ पर मैं ये करंट अफेयर की वीडियो हमारे देश में जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए होंगे, जहाँ पर यूपीएससी खास तौर पर मेरा टारगेट होगा डिफेंस एग्जाम्स, जिसमें एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ 2021 के लिए आपको हेल्प मिलने वाली है. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं. फॉर ऑल दोज पीपल हु डोंट नो मी, माय नेम इज अंशुम वर्मा गाइस. These are my credentials. I come from a defense background. I have done my schooling from Army Public School, Delhi Can. And these are my credentials. Okay, this is my graduation, this is my post graduation in environmental science. Right now I'm recently pursuing LLB from Faculty of Law, Delhi University. Then I also hold a postgraduate diploma in environmental law from World Wildlife Fund and National Law University. Plus I have already qualified UGC NET JRF exam. That means I'm eligible to teach as assistant professor, and teaching, guys, is my passion. So I am involved in this teaching line from past 10 years, and I have mentored almost lakhs of aspirants till now. I have myself qualified various defense exams, various competitive exams, government exams. If I talk about CDS exam, I have qualified this exam 7 times. So this is me for all those people who are watching me for the first time. So guys, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दीजिएगा. जब भी मैं वीडियो रिलीज करूंगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा. यू विल बी अवेयर ऑफ दैट. और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस. इट टेक्स क्वाइट एफर्ट टू मेक दिस वीडियोस. ऑल्सो आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर रीच आउट कर सकते हो. साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करना ना भूलिएगा. इस सेशंस की पीडीएफ और लगभग सभी सेशंस की पीडीएफ और उन सब के लिंक्स मैं आपको शेयर करता रहूंगा इस टेलीग्राम चैनल पर. दिस इज द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद मी. यहाँ पर एक डाउट्स ग्रुप भी है. इस टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं गाइस. ये सारे कोर्सेज हैं जो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, जहां पर मैं रिटन, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके, इन सब के लिए तैयारी कराऊंगा. साथ में एसएसबी के लिए मैं कंप्लीट कोर्सेज में आप सबके लिए लॉन्च करूंगा, जिसमें ये सब कुछ होगा. कंप्लीट एसएसबी की प्रिपरेशन होगी, जो कि मैं पर्सनली आपको मॉनिटर करूंगा, जहां पर पर्सनली मैं आपको चेक भी करूंगा, चाहे वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, जहां पर मैं पर्सनली ग्राइंड करूंगा आपको और आपके आंसर्स को चेक करूंगा. देन गाइस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज कोर्सेस? यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. एक प्लान मैनर में आपको मेरे कोर्सेज मिलने वाले हैं, जहां पर मैं आपको एक टारगेटेड स्टडी कराऊंगा, जहां पर मैं आपको टारगेट बेस्ड स्टडी कराऊंगा, जहां पर मैं आपको टारगेट्स दूंगा, वीकली टारगेट्स दूंगा कि हाउ टू गो अबाउट दीज एग्जाम्स. ठीक है, कैसे आप अपने टारगेट को, आपके दिमाग में एक मेंटरशिप रहेगी कि हाँ मुझे इतना कवर करना है इतने टाइम में. देन गाइस, मैं आपको जो पेड कोर्सेज होंगे उसकी एकदम रेगुलर क्लासेस दूंगा, स्टडी मटेरियल दूंगा, फ्री रिवीजन क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे. ठीक है, मोस्टली सेशंस रिकॉर्डेड होंगे, खास तौर पर करंट अफेयर जैसे सेशन. देन पर्सनल इवैल्यूएशन होगा, आपको पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशन एंड लाइफ टाइम सपोर्ट. आप एक बार मेरे साथ जुड़ेंगे तो गाइस लाइफ टाइम आपको किसी भी तरह की हेल्प मेरे से चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. एंड देन गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमरस एक्सप्लेनेशन. जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं दैट हाउ आई टीच इन अ वेरी ह्यूमरस वे, जो आपको चीजों को ग्रैब करने में हेल्प करेगा. सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं सितंबर मंथ के करंट अफेयर. ये सितंबर मंथ में करंट अफेयर में जितने भी न्यू लर्नर्स हैं उनको बता दूं कि मैं करंट अफेयर कैसे कवर करता हूं. मैं लगभग सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से
दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ने होते हैं, वो होता है एक हिंदू, एक होता है इंडियन एक्सप्रेस। सो ये मैं कवर करता हूँ, साथ में ऑनलाइन मैगजीन्स, बहुत सारी ऑनलाइन मैगजीन से कंटेंट उठाना पड़ता है, जो कि मैं खुद भी पढ़ता हूँ अपनी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए, और आपको भी पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन मैगजीन्स के साथ गाइस कुछ ऑफलाइन मैगजीन्स भी होती है, उनको भी पढ़ना पड़ता है। देन ऑनलाइन कंटेंट जो मुझे ग्रैब होता है, जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स लाइक पीआईबी, ऑल इंडिया न्यूज, ये सब, यहाँ सब से जो गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज है वहां से मैं ये सब कलेक्ट करता हूँ और पर्सनलाइज अपने नोट्स से भी ऐड ऑन करता हूँ। ठीक है, सो ये सब आपको यहाँ पर मिलता है मेरे इस कंबाइंड उसमें। तो आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बार मेरे मंथली सेशन को अटेंड कीजिए। ऑल इंपॉर्टेंट स्टफ विल बी कवर्ड हियर। Okay, so these are the topics what we have to cover in current affair, polity and national issues। ये वीडियो में उसी के बारे में चल रहा है। सितंबर मंथ का पॉलिटी एंड नेशनल इश्यूज हम कवर करेंगे। देन इंटरनेशनल रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, समिट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट स्कीम्स, एनवायरमेंट, मिसलेनियस, इन सब टॉपिक को मैं हर वीडियो में टॉपिक वाइज यहाँ पर मंथली कवर करके दूंगा आपको। मिसलेनियस में गाइस सब कुछ आ जाता है, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, आपके जितने भी एग्जाम हैं, एफकैट जैसे एग्जाम हैं, एनडीए जैसे एग्जाम हैं, उसमें आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ओके, सो गाइस लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिटी एंड नेशनल इश्यूज पढ़ने वाले हैं। दिस इज पार्ट 1। ठीक है, इफ आई फाइंड मोर कंटेंट, सो हो सकता है पॉलिटी एंड नेशनल इश्यूज का दूसरा पार्ट भी आए इस महीने, बट अभी के लिए दिस इज द पार्ट 1 जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं गाइज आपको बता दूं मेरे करंट अफेयर कोर्स के बारे में, करंट अफेयर विद अप्लाइड जीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिंक करना आना चाहिए चीजों को। इसी तरह यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है, वो करंट अफेयर्स को लिंक करती है जीएस के टॉपिक्स के साथ। ठीक है, और वही चीज मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है J&K ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020। अब ये J&K ऑफिशियल लैंग्वेज बिल क्या है? रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड जम्मू एंड कश्मीर लैंग्वेजेस बिल 2020। इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द अपकमिंग मॉनसून सेशन, जो कि अभी खत्म हो चुका है और ये बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब ये बिल है क्या गाइस? ये बिल एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रिटर्न के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई है। कहाँ की? J&K की। नाउ गाइस, डू वी हैव एनी नेशनल लैंग्वेज? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। सो बट हम हिंदी को और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये मेंशन्ड है कि हिंदी शुड बी यूज्ड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड हिंदी शुड बी प्रमोटेड एज अ लैंग्वेज? सो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताइए। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि J&K में अब ऑफिशियली, पहले कौन सी लैंग्वेज थी? सिर्फ उर्दू लैंग्वेज थी। ठीक है, अब यहाँ पर उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी एंड इंग्लिश, इन सबको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। ठीक है, सो द ऑफिशियल लैंग्वेज इट वाज अ लॉन्ग पेंडिंग पब्लिक डिमांड ऑफ द रीजन, यानी बहुत टाइम से एक पेंडिंग डिमांड थी। इट इज कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी विच वॉज अशर्ड in after the Jammu and Kashmir stripped of its statehood and bifurcated it into the 2 union territories in August in 2019. So एक अगेन इसको अमली जामला, जिसे अमली जामा पहनाया जैसे बोलते हैं, इसको किस वजह से करा गया? ताकि एक स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी बनाई जा सके। ठीक है, और एक हर वहां पर सेंस को, हर एक लैंग्वेज के लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील हो। ठीक है, वहां पर आपको भी पता है देयर इज क्वाइट अ रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, ये सब काफी है वहां पर। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, उर्दू, हिंदी एंड डोगरी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम करता है। ओके, देन व्हाई दिस बिल? इस बिल की जरूरत क्या थी? दिस बिल हैज बीन अप्रूव्ड बाय आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड द न्यू डोमिसाइल रूल्स। इस न्यू डोमिसाइल रूल के बारे में अभी मैं आपको बताता हूं।
बट इस बिल का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी है। अब देखिए प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होंगे, इसको भी पढ़ लेते हैं। एक्सक्लूशन ऑफ पंजाबी एज अ एंटी माइनॉरिटी मूव, इसको देखा जा रहा है एज अ एंटी माइनॉरिटी मूव, बिकॉज पंजाबी एज अ लैंग्वेज बहुत लार्ज स्केल पर यूज करी जाती है J&K में। अगर आप वो डिस्ट्रिक्ट्स देखो जो कि पंजाब से टच करते हैं, हिमाचल से टच कर सकते हैं, या इन शॉर्ट में बताऊं कि सदन जो आपके J&K के स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या रीजन्स है, वहां पर पंजाबी काफी ज्यादा बोली जाती है। ऑब्वियसली वो रीजनल इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। पठानकोट जैसे पंजाब में पड़ता है और उसके जस्ट बाद आपका J&K शुरू होता है, तो उस रीजन में भी आपको काफी डोगरी और पंजाबी बोलने वाले लोग मिलेंगे। नाउ इट एंडेड 131 ईयर ऑफ स्टेटस ऑफ उर्दू एज अ सोल ऑफिशियल लैंग्वेज। मैंने आपको भी बताया था इससे पहले उर्दू को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस दिया गया था यहाँ पर, और इसकी डिमांड बहुत टाइम से थी कि बाकी लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड करा जाए, और अभी भी बहुत सारी लैंग्वेजेस उठ रही है डिमांड धीरे धीरे कि हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा जाए। अगेन अब हर चीज को नहीं करा जा सकता, सो जो प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं वो एटलीस्ट यहाँ पर अब इंक्लूड कर दी गई है, ठीक है। अच्छा, ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको पता ही है, आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया गया और एक नई यूनियन टेरिटरी, इनफैक्ट 2 यूनियन टेरिटरी क्रिएट कर दी गई, J&K एंड लद्दाख। ओके, न्यू डोमिसाइल रूल्स। नाउ ये भी अभी बहुत जल्द न्यूज में थे, अभी थोड़े टाइम पहले ही न्यूज में थे, क्योंकि न्यू डोमिसाइल रूल्स क्या है, पहले डोमिसाइल क्या होता है मैं समझा दूं। डोमिसाइल होता है आपकी रेजिडेंसी, यानी ये वो एक सर्टिफिकेट है, आपके पास जरूर होगा, जो आपको तहसीलदार से, आपके SDM ऑफिस से इशू होता है कि आप इस स्टेट में इस जगह के डोमिसाइल रेजिडेंट हैं, सिटीजन नहीं, रेजिडेंट। सो इससे पहले रूल्स थे कि J&K की कोई महिला अगर आउटसाइड J&K किसी से शादी कर लेती है तो उसको जो प्रॉपर्टी है और जो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे रूल्स पहले थे वहां पर, ठीक है। हाउएवर एक J&K की महिला जब एक POK के यानी जो आजाद कश्मीर जिसे बोला जाता है उसके सिटीजन से शादी कर लेती है तो ये रूल सेफ है, मतलब तब उसकी सिटीजनशिप नहीं जाएगी। सो ऐसे कुछ रूल्स थे जो अब नए डोमिसाइल रूल्स के तहत इन सबको चेंज कर दिया गया है। सो पीपल बिलोंगिंग टू वेस्ट पाकिस्तान, Valmikis, women marrying outside the communities, non-registered Kashmiri migrants, and displaced people will get domicile. Okay. Now the reports say that a domicile policy for Ladakh is also on cards. यानी लद्दाख के लिए भी एक अलग डोमिसाइल पॉलिसी बहुत जल्द सरकार इशू कर सकती है, ठीक है। सो फटाफट मैं आपको 8 शेड्यूल के अंदर आने वाली लैंग्वेजेस बता दूं। It is the list of official language recognized by the Constitution. Now आपको पता होना चाहिए कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हमारे देश की ऑफिशियल रिकग्नाइज लैंग्वेज है, हमारे संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकग्नाइज लैंग्वेजेस हैं, और टोटल 22 ऐसी लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब टोटल 14 ऐसी लैंग्वेजेस थी, ठीक है, जिसके अंदर असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड सिंधी, ठीक है। जिसके अंदर ये आपकी सिंधी ऐड करी गई थी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 से। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड करी गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लैंग्वेजेस विच वाज एडेड वाज बाय 92nd Constitutional Amendment Act 2003 and which were बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। ये 4 लास्ट लैंग्वेजेस थी जो अब तक इसमें ऐड करी गई हैं, ठीक है। सो जो टोटल नंबर है अभी एट प्रेजेंट 22 है। इज इट क्लियर? इसके अलावा एक होमवर्क देता हूं मैं आपको, या मुझे आप अभी कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को पॉज कीजिए इसी वक्त और मुझे बताइए इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेजेस डिक्लेयर्ड है। How many languages are declared as classical languages? And write the answers in the comment box. Comment box में मुझे आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। And guys, I request everyone to be participative. आप इन सब चीजों को करें, जो मैं बोलता हूं उसी टाइम पॉज करें और उसी टाइम इसको अप्रोच करें। आपको बहुत सारे ऐसे डाउट्स हेल्प हो जाएंगे, ठीक है, हेल्प मिलेगी आपको ऐसे बहुत सारी चीजें क्लियर करने में, ठीक है। तो साथ ही उन चीजों को
कवर करो, नोट्स बनाओ और एक जगह रख दो, ठीक है, ताकि बाद में इन चीजों को रिपीट करना ना पड़े। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। देन इसके बाद आ जाता है मिशन कर्मयोगी, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक हमारे सिविल सर्विसेज को या ब्यूरोक्रेसी को इंप्रूव करने के लिए, ये आप कह सकते हो, ये समझ सकते हो कि ये एक लॉन्च करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम, ठीक है, इट इज अ प्रोग्राम। सो यूनियन कैबिनेट which was chaired by Prime Minister has approved a national program for civil services capacity building, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग अंडर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी एक उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये कुछ फ्रेमवर्क्स तैयार करे गए हैं, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, ऐसे 4 इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर ओनिंग एंड ऑपरेटिंग डिजिटल एसेट्स, कोऑर्डिनेशन यूनिट हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। सो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इसमें करे गए हैं। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ सिविल सर्विसेज प्लेज अ वाइटल रोल इन रेंडरिंग द वैरायटी ऑफ सर्विसेज, इम्प्लीमेंटिंग द वेलफेयर प्रोग्राम एंड परफॉर्मिंग कोर गवर्नेंस फंक्शन। ये जितने भी जो आपके सर्विसेज है, जो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, उसमें सिविल सर्विसेज कह सकते हो बैकबोन ऑफ द कंट्री है। ब्यूरोक्रेसी हमारे पूरे देश की एक बैकबोन आप कह सकते हो, जिसकी वजह से ये हमारे पूरे देश का जो गवर्नेंस है, जो कार्य प्रणाली है, वो टिकी हुई है, ठीक है। इनिशियली सो दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हैज बीन प्रपोज्ड, व्हाट will think the transformed work culture, strengthen public institution, adopted modern technology to build civil services, and aim of efficient delivery of services to the citizen। किसी भी तरीके से आप सर्विसेज को बढ़ाया जाए। आपने कई बार ऐसा देखा है कि किसी भी सरकारी ऑफिस में जब आप जाते हैं, वो कई, अब देखोगा इसमें हर पब्लिक ऑफिस को डिमीन नहीं कर रहा, बट आपने अक्सर देखा होगा कि बात करने का लहजा कैसा होता है सरकारी कर्मचारी का। टेक्निकली वो ऐसे काम करते हैं जैसे हम पर एहसान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है गाइस, दे आर डूइंग देयर जॉब फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट। टैक्स पेयर्स की मनी से उनको सैलरी मिलती है, और वो कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि हमारा ऑफिस है। इट इज अ पब्लिक ऑफिस एंड इट इज मेंट टू सर्व द पब्लिक। नौकर है वो सरकार के, ठीक है, और जनता के नौकर हैं, उन जनता के लिए काम करते हैं। सो मिशन कर्मयोगी, अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे नाम पर, कर्मयोगी, ये इसी को एम्फसाइज करता है कि भाई कर्म करिए, आप कर्म कीजिए लोगों के प्रति। इसके साइलेंट फीचर्स मैं आपको बता दूं। अब आपको ही पता है स्ट्रेंथन कैसे करोगे आप, ठीक है, कुछ सोच के देखो कि हमारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन कैसे करा जाए। सो रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड एचआर मैनेजमेंट, यानी रूल्स के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझा जाए और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करा जाए। आप ज्यादातर देखेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में, या जितने भी साथी मेरे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, वो जरूर जानते होंगे कि हाउ टू गो अबाउट दिस। ऐसे ही कुछ मॉडल्स आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉलो होते हैं। वर्क एलोकेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स बाय मैचिंग देयर कॉम्पिटेंसीज टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट, ठीक है, कि जो सिविल सर्वेंट जिस चीज में एफिशिएंट है, उसको वो पोस्ट हैंडल करने का मौका मिलना चाहिए। एम्फसाइज ऑन साइट लर्निंग टू कॉम्प्लीमेंट द ऑफ साइट लर्निंग, यानी जो चीज वहां पर ऑन साइट, यानी जो ऑफिस में लर्न कर रहा है और जो उसकी क्वालिफिकेशंस है, वो सब भी मैच होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग से मैच होना चाहिए, ठीक है। क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ शेयर्ड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग दैट a learning material, institutions and personnel. Then calibrate all civil service position to a framework of roles, activities, competencies, approaches, ठीक है। ये पूरा फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, उनकी एक्टिविटीज, उनके कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, ये सबको एक कैलिब्रेशन दी जाएगी। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंटिन्यूअसली बिल्ड and strengthen their behavioral and functional domain competencies in self-driven and mandated learning path, ठीक है। Enable their central ministers, departments, their organization to directly invest their resources towards a co-creation, sharing the collaborative common ecosystem of learning through a annual financial subscription to every employee, ठीक है। Encourage partners
with best in class learning content creators, public training institution, university, startups, start tips and individual expertise और individual experts को उसकी help लेनी चाहिए। Now guys, इस तरह के जो points है, खास तौर पर CAPF में जो बच्चे तैयारी करते हैं, essays आते हैं, कहीं पर भी गवर्नेंस को कैसा इंप्रूव करा जाए, गवर्नेंस को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, कैसे सर्विसेज को पहुंचा सकते हो, तो ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो ऐसे किसी एसेज में। या एसएसबी में अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाए कि आप हमारे देश के स्ट्रक्चर को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ब्यूरोक्रेसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, देश की फंक्शनिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वहां कुछ ऐसे पॉइंट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो आंसर्स देने में। ठीक है, सो आप देख सकते हो ये मिशन कर्मयोगी, इट इज ऑफिशियल लॉन्च बाय नन अदर देन नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं गाइस, वो टॉपिक अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने तो ये सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, यूपीएससी उन सारी चीजों को बहुत फोकस करती है। ठीक है, सो आप इसको लर्न करने की कोशिश करना। यहाँ पर देखो सारा क्रक्स है, ये ऐसी जो कटिंग्स होती है, जो न्यूज़पेपर्स की जो फोटोज होती है, ये आपको एक फ्लो चार्ट, एक स्कीमेटिक डायग्राम देती है। जैसे स्कीमेटिक मतलब शॉर्ट फॉर्म में दे दिया, तो अब आपको नोट्स बनाने होंगे तो यही पॉइंट्स ऐड कर लेना, दैट्स इट। ठीक है, सो हाउ इट विल स्ट्रेंथन द कॉम्पिटेंसीज, ये कैसे कैसे करेगा ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। मैंने मोस्टली लगभग सारा आपको समझाई दिया है। ठीक है, मैं फटाफट एक बार बता देता हूँ कीवर्ड्स के तहत कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी। ठीक है, इट विल हेल्प इन द ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, इट विल मेक देम द फ्यूचर रेडी, इट विल हेल्प ऑफिसर टू बी क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, इट विल हेल्प इन कैपेसिटी बिल्डिंग, इट विल हार्मोनाइज द ट्रेनिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इट विल स्ट्रेंथन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द सिविल सर्वेंट। ठीक है, इन शॉर्ट हमने इन्हीं सब चीजों को पीछे डिस्कस करा था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है गाइस, वो हमारी पॉलिटी से रिलेटेड टर्म है जो कि न्यूज में आई। अब ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमारे डायरेक्टली पॉलिटी से लिंक्ड है। ठीक है, बाय द वे जो मेरा प्लान है गाइस, मैं न्यू ईयर पर आप लोगों के लिए नए कोर्सेज लॉन्च कर दूंगा। 1 जैन और एटमैक्स 2 जैन से मैं कोर्सेज लॉन्च कर दूंगा, और इसका रजिस्ट्रेशन मैं लगभग 25 दिसंबर से शुरू करने वाला हूं। आपको बहुत जल्द मैं इसकी सारी डिटेल्स भी दे दूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन आवर। नाउ व्हाट इज अ क्वेश्चन आवर? क्वेश्चन आवर होता क्या है, जरा इसकी बात कर लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आवर एक पार्लियामेंट्री टर्म है। ठीक है, ये डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी पार्लियामेंट शुरू होती है वो एक क्वेश्चन आवर से शुरू होती है। ठीक है, और उसके बाद आता है एक 0 आवर, और ये सारी डिस्कशंस के बाद एक लंच होता है, और उसके बाद लेजिस्लेटिव डिस्कशन शुरू हो जाता है। ठीक है, सारे लॉज वॉज पर, बिल पर सारा डिस्कशन यहाँ पर 2 से 6 वो होता है। सो पार्लियामेंट के चलने की भी कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ स्टेप्स है, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है। ऐसे कहीं पर भी आके शुरू नहीं हो जाता कि आओ बैठो इकट्ठे हो जाओ बकचोदी शुरू करो। ठीक है, तो इट इज नॉट अबाउट दैट। So let us understand why this question hours. Now guys, you know, this COVID thing has impacted the working of every office, every work culture. In fact, the classes, the schools, the gym, the businesses, the government offices, everything has impacted. उनकी functioning में, उनके structures में सब कुछ change हो चुका है। And so does the parliament. Parliament भी इंसानों से ही चलती है, वैसे इंसान होते नहीं है वहां, बट ठीक है, let us assume that वो इंसान है। So this question hour is now being suspended. ठीक है, this suspended and the private members business during the last monsoon session of the parliament. So कोविड के चक्कर में पूरा क्वेश्चन आवर सस्पेंड कर दिया गया मॉनसून सेशन में। तो आपका क्वेश्चन आवर सस्पेंड कर दिया गया। और अभी क्योंकि अभी हम दिसंबर में चल रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में शुरू होता है विंटर सेशन, तो मैं आपको बता दूं अब ये पूरा विंटर सेशन ही कैंसिल कर दिया गया है कि भैया कोविड है, दिल्ली में कोविड के केसेस ज्यादा है, तो ये पूरा सेशन ही कैंसिल कर दिया गया है। अब इसके पीछे भी थोड़े से पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं गाइस, क्योंकि अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है, इस वजह से भी आप इन सब चीजों को लिंक कर सकते हो। बट यस, ऐसा भी नहीं है, कोविड इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। ओके, देन मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन आवर्स में होता क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आवर, या पहले मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन आवर होता क्या है, पहले उसमें क्या होगा फिर बताता हूं उसके बाद।
तो सबसे पहले द फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग, यानी जब भी दिन शुरू होता है वो क्वेश्चन आवर से शुरू होता है, ठीक है। इट इज ड्यूरिंग दिस एमपी आस्क क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर एंड होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज, यानी एमपीज यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए कि ये मेरा पार्लियामेंट है और मान के चलो इस वेन डायग्राम में ये मेजॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है, बट जितने भी हमारी जो गवर्नमेंट है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जितने भी मिनिस्टर हैं, उन सब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब वो ये वाले सांसद भी पूछ सकते हैं जो कि मिनिस्टर नहीं है और जो सरकार का पार्ट है, और ये लोग भी जो कि अपोजिशन में है। तो इनको हक है और मिनिस्टर्स को आंसर देना पड़ेगा बिकॉज दे आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। पूछता है भारत, ठीक है, भारत पूछता है। अच्छा, टेक्निकली अर्नब को कोई हक नहीं है कि वो पूछ सके, वैसे तो मीडिया का पार्ट है, हक तो बनता है, हक तो हर सिटीजन का बनता है बिकॉज द मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल। बट जो ट्रू सेंस में जो रियल जो सबसे पहले मैं कहूंगा फर्स्ट राइट है टू आस्क क्वेश्चंस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज टू द पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है, आपके रिप्रेजेंटेटिव जो आपने चुन के भेजे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन आवर्स में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूछता है भारत होता है वहां पर, ठीक है। सो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट फॉलो देयर ओन सेट ऑफ रूल्स विच आर फॉर्मुलेटेड टू गवर्न देमसेल्व्स। देन इसके बाद होता है जीरो आवर। जीरो आवर क्या होता है? the time period which is just immediately followed by question hour is called as the zero hour, ठीक है। ये लगभग 12 बजे दोपहर के शुरू होता है, इसलिए इसको जीरो आवर बोल दिया जाता है। अच्छा, एक ध्यान रखना, ऐसी पार्लियामेंट्री टर्म्स कई बार यूपीएससी ने पूछी है, मतलब इनका डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वेश्चन आवर। देन typically the discussion on important bills, budget and other issues of national importance takes place from 2 PM onwards। मैंने आपको बताया था ना, लेजिस्लेटिव बिजनेसेस उसके बाद शुरू होते हैं, कैसे जैसे नए लॉज बनाने हैं, नए उस पर डिस्कशन करना है, वो सब वहां शुरू होता है। अच्छा, द मेंबर विशिंग टू रेज द मैटर्स ड्यूरिंग द जीरो आवर नीड टू गिव अ नोटिस टू द स्पीकर प्रायर टू स्टार्ट ऑफ द डेली सेशन। यानी जो आप, अब देखो ऐसा नहीं होता कि आप समझो पार्लियामेंट में कि आपकी क्लास की तरह कोई भी उठ के कोई भी बोलने लग जाए। अगर एक सिस्टमैटिक मैनर से आप देखोगे तो एक पहले उसको किसको क्वेश्चन पूछना है, वो अपने नोटिस उसको शोकेस करेगा कि भैया ये सारे क्वेश्चंस हैं, हम नोटिस ये रेस करना चाहते हैं और ये मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं। अब ये क्वेश्चंस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले मैं ये स्लाइड कंप्लीट कर लूं। जैसे जीरो आवर, इसमें अगर जीरो आवर को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं कि इट इज अ इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, अनलाइक द क्वेश्चन आवर इट इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। यानी ये जीरो आवर वाला जो कंसेप्ट है ये हमारे इंडियंस ने ही डेवलप करा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा ज्यादातर हमने पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है, वो हमने कहां से ली है? पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हमने ली है ब्रिटेन से, ओके। बट टेक्निकली ये जीरो आवर का जो कंसेप्ट है हमने खुद इवॉल्व करा है और ये कहीं मेंशन्ड नहीं है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। जीरो आवर इज अ एक्सिस्टेंस सिंस 1962, यानी 1962 से ये चला आ रहा है, एंड इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ जीरो आवर एवरी डे ड्यूरिंग सच सेशन, ठीक है। सो ये मैंने क्वेश्चन आवर और जीरो आवर के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि और क्या क्या हुआ इसमें। नाउ एज पर द रिवाइज्ड शेड्यूल, राज्यसभा वुड नाउ मीट बिटवीन 9 AM to 1 PM। ये राज्यसभा का टाइमिंग दिया गया और लोकसभा का जो टाइमिंग है वो 3 से 7 कर दिया गया बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग। जीरो आवर जो कि पहले 1 घंटे का होता था उसको 30 मिनट कर दिया गया। नो मोर क्वेश्चन आवर्स बट एमपी कैन आस्क अनस्टार्ड क्वेश्चन। ये अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जरा मुझे बताना कमेंट बॉक्स में अनस्टार्ड क्वेश्चन किसे कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी इसका हिंट दे दूं कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस लिखित फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिखित जवाब भी हो सकते हैं और ओरल डिस्कशन भी हो सकता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा ऐसी डिबेट्स। देन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, नाउ इट वुड अलाउड विद ओरल आंसर्स इन केस ऑफ अर्जेंसी अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द स्पीकर।
ये तभी होगा जब स्पीकर या चेयरमैन यानी जो भी वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो भी प्रोसीडिंग को चला रहा है, वो इसको अलाउ करे। देन नो प्राइवेट मेंबर्स डिस्कशन आवर सेट असाइड फॉर द बिल पुट अप बाय एमपी। यानी जो प्राइवेट मेंबर बिजनेस है, प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं, मैंने बहुत बार समझाया है अपने क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशंस में भी, वो मेंबर जो कि मिनिस्टर ना हो। नॉन मिनिस्टर्स आर कॉल्ड एज द प्राइवेट मेंबर। नॉन मिनिस्टर्स में कौन कौन आ गए? वो सारे लोग जो कि बीजेपी के हैं बट मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, एनडीए के हैं बट मिनिस्टर नहीं है। मान के चलो कि ये पूरा पार्लियामेंट है हमारा, ये वाला ऑपोजिशन है, और ये पूरा जो मेजोरिटी एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है, ये ठीक है, ये वाला शेडेड एरिया हमारी सरकार है, ये मेजोरिटी है। ओके, अब इसमें ये वाला जो पोर्शन है, लेट मी चेंज द कलर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मान के चलो ये वाला पोर्शन है, ये सारे मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं, ये है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब ये भी बंदा है, ये भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो ये भी प्राइवेट मेंबर ही कहलाएगा, और यहां पर जो एक ऑपोजिशन में बंदा है, ये भी प्राइवेट मेंबर ही कहलाएगा। सो एनीवन हु इज अ नॉन मिनिस्टर इज अ प्राइवेट मेंबर। तो प्राइवेट मेंबर की सारी कार्रवाई को ठप कर दिया गया इस मॉनसून सेशन में, ठीक है, इस वजह से ये सब न्यूज में आया। तो अब यूपीएससी इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछ सकती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्कशन में डाल दिया है। ओके, चलिए, इसके बाद अगली जो न्यूज है वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2020। ये भी जो सेपरेशन ऑफ पावर एक टॉपिक है, डिवीजन ऑफ पावर एक टॉपिक है, उससे एक टॉपिक उठता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको कहूंगा कैसे, आपने अक्सर देखा होगा गाइस, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच में लड़ाई होती रहती है। कई बार ऐसे धरने प्रदर्शन होते हैं, एलजी ने फाइल नहीं दीजिए, इसने फाइल दीजिए, ऐसे ऐसे करते हैं, दे पुट एलिगेशंस। सो अब दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आपको समझना होगा, क्योंकि पहले आपको ये समझना होगा दिल्ली एक स्टेट नहीं है, ठीक है। अगर मैं फटाफट आपको बता दूं, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, बट दिल्ली की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी अपने विधान सभा है। अब दिल्ली बाकी स्टेट्स की तरह हर उस सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है, ठीक है। दिल्ली भी उन सब चीजों में लॉ बना सकती है जो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है। दैट मीन्स दिल्ली एक स्टेट की तरह काम करती है, बट इसके एक्सेप्शन क्या है? इसका एक एक्सेप्शन है, एक नहीं इनफैक्ट 3 एक्सेप्शन है, कि कुछ चीजों को लेकर, जिसके अंदर आ जाता है लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस, ठीक है। इन सब चीजों में दिल्ली कोई लॉ नहीं बना सकती। दैट मीन्स दिल्ली की पुलिस दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। दिल्ली की पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है दिल्ली की पुलिस, ठीक है। देन लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ठीक है, ये सारी चीजें दिल्ली इस पर लॉ नहीं बना सकता। अच्छा, बाकी सारी चीजों में दिल्ली बिल्कुल सेम तरीके से फंक्शन करता है, बट कई ऐसे टसल्स के बीच में कई बार ऐसे होता है कि एलजी जो काम करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो काम करता है, वो वही करता है जो कि उसे कौन डायरेक्ट करे? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो काम करता है उसे कौन डायरेक्ट करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डायरेक्टिंग द स्टेट, ठीक है, इनडायरेक्टली आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो कई बार ऐसे दिल्ली गवर्नमेंट के बिल्स को रोक दिया जाता है एलजी के द्वारा, या किसी भी तरीके से उसको स्टॉल कर दिया जाता है। अब इसी सब डिस्कशन से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है। सो देयर इज अ बिल प्रपोज्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट सेशन। इट सीक्स टू अमेंड द 69th Constitutional Amendment Act of 1991 pertaining to the powers and the functions of Delhi government and LG, ठीक है। वो क्या है? It proposes to clearly spell out the functions of Council of Minister and Lieutenant Governor by giving more discretionary power to the LG, यानी LG के पास ज्यादा पावर्स आ जाएंगी इस कंटेक्स्ट में। सो दैट मीन्स अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर थोड़ी सी पावर कम हो सकती है। सो यूनियन टेरिटरी है क्योंकि यहाँ पर ये हो सकता है। नाउ एज पर द प्रोविजन, the LG could act in the discretion in any manner that is beyond the purview of the powers of Legislative Assembly of Delhi. Discretion मतलब होता है कि अपनी खुद से जो एक्शंस लेना।
सो एलजी के पास अब ये पावर है कि ही कैन एक्ट ऑन इट्स ओन डिस्क्रिशन, यानी खुद से ये डिस्क्रिशन लेकर, खुद से डिसीजन लेकर वो पावर्स को, वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की पावर्स के बियॉन्ड जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये अनडेमोक्रेटिक लग रहा होगा कि भैया ये तो गणतंत्र के खिलाफ है, हमारे जो कार्यप्रणाली है उसके खिलाफ है। बट ठीक है, इट इज टू अ लिमिटेड मैटर्स रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एंटी करप्शन ब्रांच। ठीक है, इन मैटर्स में ये सारी डिस्क्रिशंस एलजी को दी जा रही हैं। इट विल ऑल्सो गिव मोर टीथ मीन्स द सेम, मोर पावर्स, and the validity of any decision taken as per the discretion shall not be questioned। ठीक है, और ऐसे कोई भी डिसीजन एलजी अगर लेता है तो उसके डिसीजन को क्वेश्चन नहीं करा जाएगा। ठीक है, सो मैं फटाफट आपको बता दूं कि हाउ दिल्ली इज एडमिनिस्टर्ड प्रेजेंटली। द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली केम इनटू बीइंग इन 1991, यानी 1991 से दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है। Under Article 239A subclause A of the Constitution, inserted by the Constitutional Amendment Act of 69th Amendment 1991, 1991 के तहत इसको बनाया गया था, लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाया गया था। It is said that the Union Territory shall be called as NCT of Delhi and administered thereof appointed by under 239 and shall be designated as a lieutenant governor। तो कहाँ मेंशन है कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर करा जाएगा? 239 के अंदर, आर्टिकल 239 के अंदर, और आर्टिकल 239 ए सब क्लास ए के अंदर यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। साथ में आर्टिकल 239 ये भी कहता है कि द एडमिनिस्टर दिल्ली विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय a person which is called as lieutenant governor, whereas state के केस में ये person it is called as the governor। बस नाम अलग है, काम सब कुछ सेम है। Now according to the existing act, the legislative assembly of Delhi has the power to make laws in all matters except public order, police and land। ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, सारे मैटर्स पर दिल्ली लॉ बना सकती है। Now what are the issues which is present? ठीक है, ये आप देख सकते हो, अरविंद केजरीवाल अगेन टारगेटिंग द गवर्नमेंट, और ये सब पॉलिटिकल डायमेंशन चलती रहती है गाइस। ठीक है, ये हर बार ऐसा टसल्स रहते ही हैं। ठीक है, सो आप एक बार इस क्लिपिंग को जरूर पढ़ लेना, बाकी मैं आपको ये समझा देता हूं। व्हाट इज द इश्यूज व्हिच आर एट प्रेजेंट? ड्यू टू द कोएग्जिस्टेंस ऑफ आर्टिकल 239 एंड 239 AA, देयर इज अ जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। अब यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है between the government of NCT, that is Arvind Kejriwal, the union government and its representative LG। मैंने आपको बताया था ना, indirectly किसकी सुनी जाती है? यूनियन गवर्नमेंट की। Now according to the union government, the New Delhi being a union territory empowers lieutenant governor to act independently of his council of minister। Now यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई आर्टिकल 239 ये कहता है कि भैया जितने भी डिसीजंस हैं वो किसके अंडर लिए जाएंगे? वो एलजी के अंडर लिए जाएंगे इंडिपेंडेंटली। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहती है कि भैया 239 AA में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज गिवन अ स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली ऑफ हैविंग इट्स ओन लेजिस्लेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द एलजी हैज टू बाइड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन। एलजी को वो सारे करने होंगे फंक्शंस, वो फंक्शंस करने होंगे जो कि इट इज एड एंड एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, क्योंकि बाकी सारे स्टेट्स में भी यही होता है। बाय द वे, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी, बहुत सारी ऐसी रूलिंग्स भी आई है इस केस को, बहुत सारे दिल्ली हाई कोर्ट में भी केसेस गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस गए हैं, जहां पर सीधा सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि एलजी शुड एक्ट एज अ ब्रिज। ठीक है, LG should act as a bridge for the smooth functioning। However, जब ये नया लॉ बन जाएगा तब LG के पास एंटी करप्शन के मैटर्स में, और क्या बोलते हैं, दूसरा कौन सा मैटर था, ये ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, यानी जितने भी पोस्टिंग और ऑफिसर्स की पोस्टिंग है, ये सब LG के हाथ में या इनडायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। यानी
दिल्ली गवर्नमेंट के लिए भी कौन सा एम्प्लॉय काम करेगा ये यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो कि अपने आप में आप कह सकते हो कि एक टसल और क्रिएट करेगा। तो ये चीजें भी चैलेंज होगी फिर कोर्ट में, ठीक है। सो ये एक मेन इशू है यहाँ पर। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको जजमेंट भी बता देता हूं यहाँ पर क्या रहा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया। इन 2018 the Supreme Court has unanimously held that the LG is bound by the aid and advice of Delhi government and both had to work harmoniously with each other। ठीक है, कि LG is bound by the aid and advice of the Delhi government, यानी जो भी विधानसभा पास करेगी उसके एडवाइस पर चलना पड़ेगा और उस पर काम करेगा। बट इसके कुछ अनरिजॉल्व एरियाज भी हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या कोई भी कोर्ट जजमेंट उस चीज पर देगा जो कि वहां चैलेंज्ड है, बाकी सारी चीजों पर नहीं दिया जाएगा। अब इसके कुछ ओवरलैपिंग एरियाज है, बट कोर्ट हैज सेटल्ड दैट एलजी इज बाउंड टू एक्ट इन एड एंड एडवाइस एक्सेप्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। अब गाइस पब्लिक ऑर्डर सोच के देखो, एक वेग टर्म है। पब्लिक ऑर्डर का मतलब कि भाई किसी को भी पब्लिक ऑर्डर के नाम पर रोका जा सकता है। जैसे 2 दिन पहले आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया को लखनऊ जाने से रोका जा रहा था, वो राजनीति करने जा रहे थे वहां पर। यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर्स ने हवाबाजी कर दी कि आई वांट मनीष सिसोदिया टू विजिट एंड कम एंड सी यूपी स्कूल। तो भैया वो यूपी के स्कूल देखने मनीष सिसोदिया चले गए, पॉलिटिकल डायमेंशन डिस्कस करने, और फिर उनको रोक दिया गया। तो पब्लिक ऑर्डर के आधार पर उनको रोका गया, डिटेन करा गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। All these things are the tussles, ठीक है। However, the public order is a very wide connotation। देखो मैं आपको यही समझा रहा था, which is subsequently leads to the overlapping executive power। Exactly define नहीं है कि public order किसे कहेंगे। Now, still there is no clarity in 239AA subclause 4। The court did not very clearly delineate the issues in respect of which LG can refer a decision taken by the Council of Ministers to the President in an event of difference of opinion between LG and the state government। Okay, open-ended terminologies। Now, open-ended terminologies ये मैंने आपको सब क्लॉज 4 के बारे में बताया, ठीक है। ओपन-एंडेड इसमें और भी कुछ है। In the event of referring any matter to the President, the court enunciated that the LG must adhere to the constitutional principles of collaborative federalism। यानी एक कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म जो डिवीजन ऑफ पावर है वो कोलैबोरेटिव होनी चाहिए, यानी दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बना रहे, एक कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस रहे। हाउएवर these terms are very wide open ended, they are subject to different interpretation। so सबसे बड़ा यहाँ पर जो differences है वो यहाँ पर ये आ जाते हैं, ठीक है। so this is all for today's class guys। आज के लिए इतना ही है। पॉलिटी सेक्शन में यही सब इंपॉर्टेंट मेरे को बिल्स, एक्ट और ये सारी न्यूज मैंने कलेक्ट करी। सो टाइम नाउ फॉर द डेली मोटिवेशन। बट मोटिवेशन से पहले गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो आज का मोटिवेशन क्या है गाइस? बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव while still working for what you want। Okay, so this is all for the day guys। Do subscribe to the channel, like this video। Thank you। Jai Hind, Jai Bharat।